नमस्कार। राजकीय महिला महाविद्यालय सिरोही की पुस्तकालय से एक बार फिर मैं हाजिर हूँ। मेरा नाम है बलदेव महर्षि और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। और आज हम बात करेंगे काल विभाजन और नामकरण। काल विभाजन और नामकरण में दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न है क्या और दूसरा प्रश्न है क्यों। क्या का मतलब है कि किस विद्वान ने किस काल का क्या नाम रखा, और दूसरा प्रश्न यह बनता है कि ये नाम उसने क्यों दिया। तो मुझे जहां तक लगता है कि पहला प्रश्न ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए काम आ सकता है। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल को वीरगाथा काल क्यों कहा, इसके बहुत ही कम प्रश्न हो सकते हैं और इसके चुनिंदा प्रश्न हो सकते हैं। इसलिए मैं इसमें ज्यादा डिटेल से ऐसे नहीं बताऊंगा कि इसने ये नाम क्यों दिया, वीरगाथा काल अनुचित क्यों है। इसके बारे में जितने तथ्य हैं वो धीरे धीरे आगे आ जाएंगे। और एक चीज के बारे में आगे, जैसे रामचंद्र शुक्ल का वीरगाथा काल है, तो जब तक आदिकाल चलेगा पूरी छन छन के चीजें आती रहेगी। तो मैं इसमें ज्यादा ये जो लिखित में प्रश्न जैसे बनता है निबंधात्मक, वैसी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। दूसरी बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें वीडियो सब्सक्राइब करने के बाद भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा यूट्यूब पे। तो मैं इसके लिए कहना चाहूंगा कि आप अपने यूट्यूब की सेटिंग को देखें। कई बार हम नोटिफिकेशन को ब्लॉक कर देते हैं, हो सकता है उसकी वजह से नहीं आ रहा हो। एक बात और, कुछ विद्यार्थी बार बार कह रहे हैं कि वीडियो को बड़ा करें। मैं जैसे ही इसमें हम काव्य धाराओं में प्रवेश करेंगे, लगता है आज के बाद में वीडियो लगभग 15 मिनट का होगा मेरे हिसाब से, तो काव्य धाराओं में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो मैं उसी हिसाब से गति बढ़ा दूंगा। तो आइए आज काल विभाजन और नामकरण पर सामान्य चर्चा कर चुके हैं। काल विभाजन और नामकरण का जो आपका टॉपिक है उसमें सामान्यतः एक दो प्रश्न अवश्य आते हैं। इस टॉपिक में काल विभाजन और नामकरण एक साथ ही हैं और नामकरण के प्रश्न मुख्यतः आदिकाल और रीतिकाल से पूछे जाते हैं। भक्ति काल और आधुनिक काल को लेकर कोई ज़्यादा विवाद है नहीं। तो हम बारी बारी से अनेक इतिहासकारों के द्वारा किया गया काल विभाजन का नाम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ताशी ने तो कोई प्रयास नहीं किया काल विभाजन का। उसके बाद में बात करें ग्रियर्सन की, तो ग्रियर्सन ने अपने पूरे के पूरे ग्रंथ को 11 खंडों में बांटा था, जिसके नाम मैं पहले बता चुका हूँ। और असल में वो काल विभाजन पूर्ण रूप से उचित रूप से था ही नहीं, इसलिए इसकी यहाँ चर्चा नहीं होगी। सीधे हम बात करते हैं मिश्र बंधुओं से। मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ में पूरे के पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को लगभग 900 वर्षों की अवधि को 8 भागों में बांट दिया है, जिसमें वो आदिकाल को 2 भागों में बांटते हैं, आरंभिक काल, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। और भक्ति काल को फिर वो 2 भागों में बांटते हैं, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। रीति काल को वो अलंकृत काल कहते हैं। तो यहाँ मुख्यतः मुझे लगता है कि 2 प्रश्न बनते हैं। एक तो आदिकाल को उन्होंने क्या कहा, आरंभिक काल। अब यहाँ एक बात गौर करने की है, आगे आप गणपति चंद्रगुप्त को पढ़ेंगे तो वो आदिकाल को प्रारंभिक काल कहते हैं। आरंभ और प्रारंभ में क्या अंतर है? जहां तक मुझे समझ में आता है कि आरंभ एक पीछे से चली आ रही स्थिति होती है और प्रारंभ होता है मतलब विशेष रूप से किसी चीज की आरंभ होना। जैसे हम कह सकते हैं कि दुकान का मुहूर्त होता है, किसी भी संस्थान का मुहूर्त होता है, तो वो प्रारंभ होता है। अब कोई फैक्ट्री आरंभ रोज होती है, लेकिन प्रारंभ तो एक ही दिन हुई थी। तो प्रारंभ का मतलब है विशेष रूप से आरंभ। तो गणपति चंद्रगुप्त ने जो अपना सन दिया है प्रारंभिक काल का, वो 1184 से प्रारंभ करते हैं। यानी उन्होंने एग्जैक्ट सन दिया है 1184, ऐसा किसी ने नहीं दिया है। मिश्र बंधु सामान्यतः शुरुआत करते हैं 700 विक्रमी संवत से। अब 700 से ये एक सामान्य शुरुआत है, ये आरंभ है। लेकिन गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभ कहा है, यानी विशेष रूप से एक निश्चित रूप से एक सन दिया है उन्होंने 1184। तो आरंभ और प्रारंभ में आप अंतर ध्यान रखेंगे। एक घटिया तरीका इसको याद करने का यह भी है कि गणपति प्रारंभ, गणपति चंद्रगुप्त के नाम में प 2 बार आता है, तो आप पहले से प्रारंभ कर सकते हैं। दूसरी बात, अलंकृत काल काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने रीति काल को अलंकृत काल कहा। और बाकी आगे जो विक्रमी संवत सन आदि दिए गए उनको ज्यादा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप याद रखें कि इन्होंने अलंकृत काल कहा किसको, रीति काल को। माध्यमिक काल किसको कहा, भक्ति काल को। आरंभिक काल संज्ञा किसको दी, आदिकाल की। परिवर्तन काल, ये जैसे रामचंद्र शुक्ल संक्रमण काल कहते हैं, वैसे इन्होंने परिवर्तन काल कहा है। और आधुनिक काल को उन्होंने वर्तमान काल संज्ञा दी है। इसके बाद में शुक्ल जी का प्रश्न आता है। शुक्ल जी के काल विभाजन के ऊपर कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक तो दोहरा नामकरण करने वाले इतिहासकार हैं। इन्होंने प्रत्येक काल के 2 नाम रखे, आदिकाल और वीरगाथा काल।
बाद में दिए गए नाम शुक्ल जी के माने जाते हैं। जैसे आदिकाल को उन्होंने वीर गाथा काल कहा, इनको ऐसी रचनाएं मिली जैसी, इसके बारे में भी आगे चर्चा अपने करेंगे। पूर्व मध्यकाल को उन्होंने भक्ति काल कहा, उत्तर मध्यकाल को रीति काल और आधुनिक काल को गद्य काल कहा। इनके विक्रमी सम्मत है वो आपको याद करें तो बहुत अच्छी बात है, और सामान्यतः यही आते हैं। दोहरा नामकरण इन्होंने किया, यानी प्रत्येक काल के 2 नाम रखिए। दूसरा, भक्ति काल का उप विभाजन। अब चाहिए किसी को मान्य हो च नहीं हो, भक्ति काल को इन्होंने 2 भागों में बांटा, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा को फिर 2 भागों में बांटा, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। और निर्गुण को फिर उन्होंने 2 भागों में बांटा, ज्ञानाश्रयी और शुद्ध प्रेम मार्गी शाखा। यह ध्यान देने की बात यह है कि निर्गुण को उन्होंने कौन से 2 भागों में बांटा, ज्ञानाश्रयी और शुद्ध प्रेम मार्गी शाखा। ये सूफी काव्य, संत काव्य, ये नाम शुक्ल की देन नहीं है, ये मैंने पहले ही बता दिया। तो सगुण भक्ति को इन्होंने राम भक्ति और कृष्ण भक्ति में बांटा, और निर्गुण भक्ति को ज्ञानाश्रयी और शुद्ध प्रेम मार्गी। इन्हीं 2 शब्दों का इस्तेमाल अपने इतिहास में शुक्ल जी करते हैं। रीतिकाल के बारे में उन्होंने कहा है कि प्रवृत्ति के हिसाब से आप इसको श्रृंगार काल भी कह सकते हैं। ये पंक्ति आगे आ जाएगी कहीं न कहीं। बाकी आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल का, ये प्रश्न बहुत बार आता है, और वो इसलिए कहते हैं कि आधुनिक काल की सबसे बड़ी घटना है गद्य का आविर्भाव, गद्य का आना। इसी कारण उन्होंने आधुनिक काल को गद्य काल कहा। एक छोटा सा जो प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान, या वो नामकरण से बच गए हैं। जैसे जागरण सुधार काल कहता है, कोई सुधार काल कहता है, कोई भारतंद्र युग कहता है, कोई छायावाद कहता है। इस प्रकार के नामकरण से बचते हुए रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान में बांटा है। ये याद रखें। ये जो नीचे नोट लगा के मैंने टिप्पणी की है, ये बहुत ही गहरा प्रश्न है, कहीं आ सकता है कि वीर गाथा काल व भक्ति काल नाम भाव पक्ष को दर्शाते हैं। असल में वीर गाथाएं काव्य का क्या है, भाव पक्ष है, और भक्ति भी क्या है, भाव पक्ष है। जबकि रीति यानी शैली रूप पक्ष है, और गद्य भी क्या है, काव्य का या साहित्य का रूप है। तो वीर गाथा काल और भक्ति काल भाव पक्ष के सूचक हैं, तो रीति काल और गद्य काल दोनों नाम किसके सूचक हैं, रूप पक्ष, कविता के, साहित्य के बाह्य पक्ष के सूचक हैं। ये थोड़ी सी एक गौर करने वाली बात है। इसके बाद में राम कुमार वर्मा का काल विभाजन है, ये बहुत सामान्य सा है, जैसा रामचंद्र शुक्ल का है वैसा ही काल विभाजन है। इसमें ज्यादा मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, आपको रट्टे मारने और सूत्र बनाने की मेरी आदत नहीं है। बहुत से विद्यार्थी ये कहते हैं कि आपको सूत्र बनाने चाहिए, लेकिन सूत्र बनाने की मैं बात करूं तो आप अगर किसी भी चीज का रट्टा मारने के लिए, याद करने के लिए स्वयं सूत्र बनाते हैं तो ही काम की बात है। अगर मैं सूत्र बनाऊंगा तो फिर सूत्रों को याद करने के लिए अलग से मशक्कत करनी पड़ेगी और सैकड़ों सूत्र हो जाएंगे। तो अगर आपको याद नहीं होते हैं तो आप सूत्र खुद बनाइए, तो मैं आपको सूत्र बना के नहीं दूंगा, आपको सीधा उसको याद करना है। एक ही बात ध्यान रखने की है कि इन्होंने आदि काल को 2 भागों में बांटा, संधि काल और चारण काल। संधि काल इसलिए कहा कि यह जो समय है 750 से 1000 के करीबन सम्मत, यह अपभ्रंश और हिंदी का संधि यानी मिलने का समय है। अपभ्रंश समाप्त हो रही है और हिंदी उदय हो रही है। चारण काल इसलिए कहा क्योंकि वीर गाथाओं को जो बनाने का जो चारणों ने काम किया था, इसलिए इसको चारण काल कहा है। बाकी ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। और मैंने बताया था सूफी काव्य, संत काव्य जैसे नाम इन्होंने दिए भक्ति काल में, ज्ञानाश्री और प्रेम मार्गी को, ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में 2 बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात, आदिकाल जब ये पाठ अपना लिखते हैं तो आदिकाल में नाथ, जैनों और सिद्धों के बारे में अलग से अध्याय लिखने के बाद में आदिकाल का प्रारंभ रासो साहित्य से किया है। 2 प्रश्न पूछ सकता हूं मैं, 2 प्रश्न इसमें बन सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का प्रारंभ किससे माना, रासो साहित्य से। और दूसरा, मैंने पीछे एक बात बताई थी, हिंदी साहित्य का वास्तविक आरंभ किससे माना, भक्ति काल से। ये 2 प्रश्न आप ध्यान रखेंगे। सिद्धों और जानों, जैनों और नाथों के बारे में अलग से चर्चा की है। बाकी बड़ा ही सामान्य वर्गीकरण है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसके बाद में गणपति चंद्रगुप्त ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में 3 भागों में बांटा। प्रारंभिक काल, मैंने प्रारंभ और आरंभ की चर्चा आप ध्यान रखिए, थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त का है और आरंभिक काल मिश्र बंधुओं का है। ये किताबों में जगह जगह लिखा मिलता है, थोड़ा सा गलत तरीके से, आप इसको ध्यान रखें। गणपति चंद्रगुप्त की विशेष बात है वो ये है कि इन्होंने प्रारंभिक काल और मध्य काल के लगभग 700 वर्षों को 3 भागों में बांटा। ये कहते हैं कि साहित्य 3 प्रकार के आश्रय में लिखा जाता है, लोक के आश्रय में, धर्म के आश्रय में और राज्य के आश्रय में। जैसे दरबारी चारण कवि ने जो काव्य लिखा वो राज्य के आश्रय में लिखा है। जैसे जैनियों ने, सिद्धों ने, नाथों ने आदि ने जो काव्य लिखा वो धर्म के आश्रय में लिखा। जैसे ढोला मारू रादुहा आदि जो काव्य है वो लोकाश्रय है।
तो इन्होंने पूरे के पूरे मतलब 600 सालों के समय को 3 भागों में बांटा, लोकाश्रय, धर्माश्रय और राज्याश्रय। अब इसमें प्रश्न ये आता है कि वो किसको क्या नाम देता है। रोमांसिक कथा काव्य परंपरा उसने सूफियों का नाम दिया है। स्वच्छंद प्रेम काव्य परंपरा और रीति मुक्त को नाम देते हैं। धार्मिक रास काव्य परंपरा जैनों ने जो लिखे ना, जैन काव्य का नाम दिया इसने धार्मिक रास काव्य परंपरा। उपदेश, रसायन, रास ये जो लिखे गए इसके बारे में कहा इसने धार्मिक रास काव्य परंपरा। संत काव्य परंपरा कबीर आदि की संत काव्य परंपरा आप जानते ही हैं। गीति काव्य परंपरा ये कृष्ण भक्ति काव्य के लिए कहा है। ये नाम आगे मैं लेता रहूंगा बार बार, जैसे कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा पढ़ेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा कि राम गणपति चंद्रगुप्त ने इसको गीति काव्य परंपरा कहा है। रसिक भक्ति काव्य परंपरा कौन सी है? राम भक्ति शाखा में और कृष्ण भक्ति शाखा में कुछ लोग ऐसे हुए जिन्होंने रसिक भक्ति की बात की। रामचरण दास है वो तत्सुखी संप्रदाय, स्वसुखी संप्रदाय जो चलाए थे ना, वो सारी रसिक भक्ति काव्य परंपरा में शामिल किए हैं इसने। पौराणिक प्रबंध काव्य परंपरा, ये नाम गणपति चंद्रगुप्त ने राम भक्ति को दिया है। मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं कोई बनाना चाहे तो। मैथिली गीति काव्य परंपरा ये विद्यापति की है। ऐतिहासिक रास काव्य परंपरा ये रासो काव्य है। ऐतिहासिक चरित्र काव्य परंपरा, ऐतिहासिक पात्रों को लेकर जो लिखे गए वो चरित्र काव्य परंपरा है। ऐतिहासिक मुक्तक काव्य परंपरा, इतिहास के बारे में कुछ ऐसे मुक्तक ग्रंथ लिखे गए, छोटी सी धारा है। शास्त्रीय मुक्तक परंपरा ये रीति काव्यों को लेकर कहा गया है। शास्त्रीय मुक्तक, रीति काल में जो श्रृंगार आदि के ग्रंथ लिखे गए उनको शास्त्रीय मुक्तक इसने नाम दिया है। इस प्रत्येक नाम की चर्चा हम आगे भी करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप, और इसको रिपीट करके आप फिर से सुन सकते हैं। राम खिलावन पांडे का मैंने इसलिए उल्लेख कर दिया कि इसने थोड़े से नए नाम दिए हैं। संक्रमण काल, संयोजन काल, संवर्धन काल, संचयन काल, काल विभाजन बहुत ही आसान है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।